नमस्कार. क्विकहिल प्रस्तुत माझा कट्टा, पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चित्रे उद्योग समूह, चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चकोते बेकरी अँड नमकिन्स आणि सोनाई पशु आहार या कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मी डॉक्टर कविता राणे. हिजाब घातला नाही म्हणून इराणमध्ये पोलिसांनी अटक केलेल्या एका तरुणीचा मृत्यू झाला आणि अवघ्या इराणमध्ये हिजाब बंदीची मागणी करत महिला रस्त्यावर उतरल्या. त्यांचं हेच आंदोलन सध्या अवघ्या जगामध्ये प्रमुख चर्चेचा मुद्दा ठरलाय. या निमित्तानं इस्लाम आणि इस्लामिक परंपरा यावर जगभरामध्ये चर्चा सुरू झाल्यात. अगदी भारतातही गेले अनेक दिवस हिजाबच्या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा होत आहेत. हिजाबबद्दलच्या आणि भारतातील एकूण मुस्लिम समुदायाच्या विचारसरणीबाबत कायम एक वेगळी आणि एक आग्रही भूमिका मांडणारं एक नाव या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सहज नजरेसमोर येतं आणि ते म्हणजे पत्रकार आणि लेखक तारेक फतेह. पाकिस्तानमध्ये जन्माला आलेले तारेक फतेह मनानं कायमच स्वतःला भारतीय मानत आलेत. हिंदू संस्कृतीचा ते पुरस्कार करतात. इलाहाबादचं नामकरण प्रयागराज का केलं असा प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येकाला मक्काचं नाव रामगड करणार का असा प्रतिप्रश्न ते करतात आणि मुस्लिम महिलांच्या हिजाबवरही अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. तारेक फतेह यांच्या या सगळ्या मतांचं भारतातल्या अनेकांकडून स्वागत केलं जातं, पण तितकंच पाकिस्तानमधल्या अनेकांकडून त्यांचा द्वेष केला जातो. वयाची 72 गाठताना संपूर्ण भारतामध्ये हिंदुत्ववादाचं वातावरण गडद होत असताना सुद्धा आपल्या मुद्द्यापासून तसूभरही न हललेले तारेक फतेह आजचे आपल्या माझ्या कट्ट्यावरचे पाहुणे आहेत. आणि त्याचबरोबर माझा कट्टा प्रश्नमंजुषेचा विजेता ठरलेला निलेश यादव हा सुद्धा आज आपल्या कट्ट्यावर आहे. निलेश, तुझंही अभिनंदन आणि स्वागत. सुरू करूयात आपल्या गप्पांना. राजीव सर. तो तारेक सर, आपका इस हमारे प्रोग्राम में बहुत ही स्वागत है. और जब आपके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ रहे थे तो ये जान के भी अच्छा लगा कि आपके पेरेंट्स मुंबई में थे, वो मुंबई से फिर कराची गए, तो आपका मुंबई से इस तरह एक तरह का नाता तो है ही. तो क्या आप मुंबई आते हैं? मैं मुंबई मेरे आने से पहले मेरी बेटी आती है वहाँ. अच्छा. वो जो अटैक हुआ था, शी इज ऑल्सो जर्नलिस्ट कवर इट. लेकिन फिर मैं आई थिंक 2012 या 13 में आई विजिटेड बॉम्बे. आई बीन देयर ट्वाइस. यानी माय ग्रैंडफादर वाज देयर, माय फादर वाज बोर्न देयर, एंड we have memories of my grandmother was actually French. She stayed back in Bombay and then she went back to France. So बड़ी mixed story है. अच्छा. हाँ. सर, आपके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि भारत में आपके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो लगातार आपकी वाहवाह करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया में भी जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो उससे लेके बड़े नाराज़ है और उनको ऐसा लगता है कि आपका जो सेक्युलरिज्म है वो वन साइडेड है. वो एक्चुअली तो सेक्युलरिज्म है ही नहीं. आप प्रो हिंदू लाइन लेके हमेशा आपको अच्छा लगता है अगर आप मुस्लिमों की पिटाई करें तो ये मतलब ये क्यों है ऐसा? भाई, हम हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तान हिंदू, ये तो अजीब बात है ना कि हिंदुस्तान में पैदा हो. हम हमारे यानी 1800 में हम लोग राजपूत थे, हमारा लास्ट नेम सिंह होता था, फिर हम मुसलमान हो गए पंजाब जाके. तो हम अपनी एंसेस्ट्री भूल जाएंगे क्या हिंदुस्तान को अबेंडन कर दें? ये कैसे हो सकता है? हम मोहनजोदारो के सिविलाइजेशन के लोग हैं. हमारा को अरबों से ताल्लुक नहीं है, ना हमारा किसी पर्शियन से ताल्लुक है. तो मुझे तो गिरा ये है कि जो लोगों ने हिंदुस्तान को इन्वेड किया, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हैं या तैमूर हैं या मुगल हैं, ये या अंग्रेज हैं या पोर्चुगीज हैं, ये तो हमारे दुश्मन हुए ना. तो हम उनसे कैसे सपोर्ट करें जिन्होंने पार्टीशन कराया? यानी हिंदुस्तान के बाजू काट दें और मैं कहूं कि ठीक हुआ.
You know, in all of history, Hindustan has not been devastated the way partition was done by the British. इसीलिए मैंने क्वीन के लिए तो सब लोग रो रहे थे, मैंने कहा भाई मैं नहीं दूंगा, तो कोहिनूर ला के दे दो, मैं आपसे फिर बात करते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के साथ बिट्रेल हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो जिन्ना साहब करें या जो भी लोग हैं जो हिंदुस्तान में शरिया कानून लाना चाहते हैं या औरंगजेब कब्र पे चादर चढ़ाते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ हुआ आदमी तो हिंदू होता ही है। सर, आपके जो दो बहुत ही पॉपुलर जो आपने जो काम किया है बुक्स आपके, जो उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चिला जो है वो है चेसिंग द मिराज। तो आपने उसमें आज के इस्लाम के बारे में, मुस्लिमों की हालत जो है उसके बारे में उसमें बहुत विस्तार से लिखा है। क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है जो आपको मतलब आप में उसमें, अब मैं तो कहूँगा कि आप उस बुक के बारे में बताएं, और क्या आज के जो एक्सट्रीमिज़म है उसकी जड़ें कहीं जो प्रॉब्लम आपने उस बुक में लिखा है उसी में है? आप क्या कैसे कहेंगे उस बारे में? मैं आपसे एक बात कहूँ, इस किताब की थीसिस ये है कि इस्लाम का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से नहीं हो सकता। ना कहीं कुरान में लिखा कि इस्लामी मुमलिकत बनाओ, ना हदीस में, ना किसी खलीफा ने बनाए, सब बादशाह लोग थे। चाहे टर्किश कैलिफेट देखिए, हर खलीफे के 200 बच्चे होते थे, वो लड़ते थे, फिर वो कोई और खलीफा होता था। मुगलों को देख लीजिए आप तैमूर को देख लीजिए, यानी कहीं पे भी एक बादशाहत से हटके नहीं है। टर्की में आप बताइए, ऑस्ट्रिया तक कब्जा, वियना तक पहुंच गई फौज उनकी, कि जहां पे भी हम कब्जा करेंगे वो इस्लामी देश है। तो ये कब तक चलेगा सर? यानी आप पर्शियन सिविलाइजेशन तबाह हो गई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन तबाह हो गई, और आखिरी सिविलाइजेशन जो बची है वो इंडियन सिविलाइजेशन है। और उसमें कह रहे हैं कि हम 800 साल हुकूमत की और ये हिंदुओं को देखो जब तक मुसलमान नहीं हुए। ये जो जहन में गजवा हिंद का सोच के तमाम हिंदू मुसलमान हो जाएं, ये मुझे लगता बेचारे मोस्ट हिंदूज डोंट इवन नो अबाउट इट। तो बात ये है कि हमको एज अ मुस्लिम प्राइमरी टास्क ये है कि सच बोलो, इवन इफ योर लाइफ डिपेंडेड ऑन इट। और हम झूठ बोल बोल के बना रहे हैं। आपको मोहम्मद अली जिन्ना को लीडर बना दिया हमने, लेकिन सच तो बोले ना हम। तारिक जी, मेरा सवाल एक्चुअली यही था कि आप तो इंडिया में क्या क्या चल रहा है वो फॉलो करते हैं, और आपको पता है कि 2 दिन से PFI नाम का जो संगठन है उस पर मतलब रेड्स चल रही है। और हमारे चैनल पे एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने बताया कि उनका भी टारगेट PFI का यही था कि 2047 तक उनको इंडिया को इस्लामिक स्टेट यानी मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। तो ये चीज़ें आती कहाँ से? मतलब आप तो मतलब सारे मुस्लिम स्कॉलर्स बोलते हैं कि कुरान में नहीं लिखा है, तो क्या है मतलब ये कहाँ से आया है? आपने तो बहुत सारा मतलब उस पे आपका स्टडी भी है। देखिए, ये इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं आपके, वो दाढ़ी कच्ची होती है तो आप तो समझते स्कॉलर है या देवबंद गए होते हैं। मैंने तो इनसे यही पूछा कि क्या जरूरी है कि इस्लामिक तालीम के लिए जमीन पे बैठा जाए? Why can't we educate children with a chair and a desk? ये कोई डेजर्ट तो नहीं है अरेबिया का कि जहाँ जमीन पे बैठा जाए। लेकिन पैन इस्लामिज्म और ये कहना कि मुस्लिम उम्मत अलग कौम है, दैट इज द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आप जो दुनिया का पहला इस्लामिक कंट्री जो बना है वो इंडिया को पार्टीशन करके बना है। उससे पहले कोई इस्लामिक कंट्री नहीं था। ईरान अलग, इंडोनेशिया अलग, टर्की अलग, सऊदी अरेबिया अलग, इजिप्ट अलग। अगर इस्लाम में एक ही कंट्री था तो ये सब अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज बस 22 हैं। पाकिस्तान ने जेनोसाइड किसका किया? बांग्लादेश के मुसलमानों पे 1970 में।
तो वो मुसलमान नहीं थे क्या? तो जाके हजारों इंटेलेक्चुअल्स को कत्ल किया, रेप किया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी वुमेन वो रेप बाय पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर्स। तो ये प्रॉब्लम मुसलमानों का वर्ल्ड वाइड है। आप देखेंगे यमन में 500,000 Muslims have died. There are no Hindus or Jews over there. सीरिया के अंदर 500,000 have died. टर्की ने कुर्दिस्तान पे कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान में बलूचिस्तान पे कब्जा किया हुआ। डेली किसी ना किसी को समझ आता है कि मार दिया और हेलीकॉप्टर से बॉडी गिरा दी किसी खाई के अंदर। So this is not about Islam. This is using Islam to cover your crime. And उसमें भोले भाले हमारे लोग वैसे ही गरीब होते हैं, लिटरेसी ज्यादा नहीं है, वो मौलवी लोग इश्तिहार अंदाज देते थे। तो इससे हमारे जैसे लोगों की ड्यूटी है कि हम कम से कम सच बोलें, क्योंकि दाढ़ी नहीं है दैट डजंट मीन हमने इस्लाम नहीं पढ़ा। मेरे पास 5,000 किताबें हैं इस्लाम पे, मैंने 13 साल की उम्र से सिर्फ यही पढ़ा। एंड आई नो कि क्या फॉल्ट हैं कि हमने खुद मारा, प्रॉफिट की फैमिली की गर्दन, बच्चों की गर्दन काट दी और फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेज के हिंदुस्तान पे हमला करवाया। आज उसी मोहम्मद बिन कासिम की किताबें पुरानी दिल्ली में उर्दू में छपती हैं। लेकिन सर एक बात तो यह है कि एक्सट्रीमिज़म मतलब हम लोग देख रहे हैं और आपने तो हम मतलब और ज़्यादा नज़दीक से देखा है इस चीज़ को। एक्सट्रीमिज़म है वो एक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे और रिएक्शन से पिछले कुछ सालों में बढ़ता गया है, दुनिया भर में बढ़ रहा है। तो क्या मतलब ये कहाँ तक जाएगा और इसका क्या इलाज है आपको लगता है? सर बड़ा अच्छा सवाल है ये। दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ आइडियाज। एक सोच है वो कहती है कि हर मुसलमान का फर्ज है कि मैं आपको दावत दूं इस्लाम, जिसको हम आजकल कहते हैं दावा, क्योंकि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी जो लफ्ज थे, अब तो रमजान भी नहीं कोई कहता है, रमादान कहते हैं, क्योंकि अरबों के पास तेल निकल आया तो एवरीवन फॉलोज देम। तो ये जो है कमांड के इनवाइट देम टू इस्लाम, इफ दे डू नॉट एग्री then tell them that it is your duty to force them to convert and declare war on them. ये सब शरिया के अंदर लिखा हुआ। टीवी पे आके मौलाना लोग झूठ बोल देते हैं कि ये तो है ही नहीं। तैमूर किस बेसिस पे आया हिंदुस्तान को तबाह करने? मुगल कैसे आए? ये हिंदुस्तान के लोग थे क्या? महमूद गजनवी आया, सोमनाथ पे 17 हमले करके गया, हिंदू टेंपल तोड़ के गया। वो मुसलमानों का हीरो माना जाता है। तो सम मुस्लिम हैज टू स्टैंड अप एंड से कि हिंदुस्तान इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर साहब लिखा जो खुद अपना धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट हुए, ये इंडिया है, यहाँ पे हर एक को पनाह मिली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो इंडियंस को पता नहीं है। इजिप्ट में जब सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम शियों को, जो वो फातिमाइद डायनेस्टी थी, वहां से मार के निकाला, तो तमाम इजिप्शियन शिया जो थे पूरी इस्लामिक दुनिया में उनको कोई जगह नहीं मिली। वो एंड में आए सूरत एंड वहां सेटल डाउन हुए। हिंदुओं ने कहा यहाँ के रहो। उन लोगों को कहा जाता है आजकल दाऊदी बोरा। उनके सैयदना हिंदुस्तान में रहते हैं। किसी मुसलमान जगह में उनको परमिशन नहीं थी। एंड टुडे दे लिव इन इंडिया इन पीस। अहमदाबाद में आप देखिए उनकी मस्जिदें भी बड़ी अच्छी हैं। दे कीप टू देमसेल्व्स, दे आर वेरी पेट्रियोटिक इंडियन मुस्लिम। You know, they are the only people who oppose partition. The only Muslim people, because they knew कि हम जिस मुल्क में आए हैं पनाह लेके, हम उसकी तो नहीं कुल्हाड़ी मारेंगे उनके पाँव पे।
यही ज़ोरास्ट्रियंस का हुआ, आपने उनको भी वेलकम किया। जो मुसलमान मलाबार में पहुंचे वो भी देव सेटल डाउन ओवर देयर, यमन से आए थे वो। और हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों के हीरो हैं वो तमाम वो लोग हैं जिन्होंने प्लंडर किया हिंदुस्तान को। तो वी गॉट अ कंपास समवॉट रॉन्ग। जिन्होंने मुसलमानों को पनाह दी वो हमारे, हम उनको फेंक क्यों नहीं कह सकते? अब कह रहे कि नहीं हिंदू पत्थर को पुजारी करते हैं और ये करते हैं तो वो काफिर हैं। तो हम नहीं पत्थर मारते हज के अंदर शैतानों के ऊपर? हम भी पत्थर के गिर्द गिर्द घूमते हैं ना। तो ऐसा कौन सी बड़ी बात होगी? हर एक को अपना धर्म प्रैक्टिस करने दो। तारिक सर, लेकिन मौलवी कहते हैं आपके हिंदुस्तान की मस्जिद में होता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर कौमुल काफरीन पे। कौमुल काफरीन कौन है? हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, यहूदी। ऐसे तो नहीं जी सकते हम। तारिक सर, आपने काफ़ी स्टडी किया है मुस्लिम कल्चर के बारे में और इस्लाम के बारे में। कुछ दिनों पहले, शायद 1-2 साल हुए होंगे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने यूएन में स्पीच देते हुए एक वर्ड का इस्तेमाल किया था। वो वर्ड था इस्लामोफोबिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के खिलाफ या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो भी अभी इमोशंस है, जो भी अभी सोच है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उस वर्ड का इस्तेमाल किया था। पहला सवाल यह है कि क्या आप इससे सहमत हैं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, ये जो वेस्टर्न थियरी आई है, इसी इस्लामोफोबिया को हम नहीं कह सकते कि अग्री करते हुए, बट ये थियरी मानी जाती है, तो आप ये दोनों चीजों से अग्री करते हैं? देखिए, इस्लामोफोबिया का एक हल है। अगर मेरा पड़ोस देखे या ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर मुसलमान आ गए हैं तो वो पहले जरा 3-4 दिन के लिए तो वो बात ही नहीं करता, उसको पता नहीं चलता किस टाइप का मुसलमान आ गया, ये क्या करेगा, इसके घर से बुरके वाली औरत निकलेगी, ये ईद को क्या करेगा, रमजान में क्या करेगा। जब तक हम अपना बिहेवियर सिविलाइज दुनिया से नहीं जोड़ेंगे, लोग हम पे शक करेंगे। आप मुझे बताइए, ईरान जैसे मुसलमान मुल्क में लोग बुरके हिजाब जला रहे हैं और हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हमें बुरका पहनने दो। तो अकल हमारी पैदल हो गई ना। अब आई डोंट मीन टू यूज सच वर्ड्स, बट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस एंड सेइंग कि कौन लोग हैं? व्हाट हैज उसामा बिन लादेन गॉट टू डू विद पाकिस्तान? पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान कैसे बेवकूफ बन जाता है? हमारी अपनी सिविलाइजेशन है। हम बिरयानी खाते हैं, हम मेथी खाते हैं, हम साग खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। हमारा क्या ताल्लुक अरबों से? देखिए, वी आर प्राइमरीली इंडियन। हाँ, इंडस रिवर से पैदा हुए, मोहनजोदारो की औलाद है ना हम। जब तक अपने आप को ये नहीं मानेंगे कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सनातन धर्म है, इट्स अप टू अस। इंडिया में फ्रीडम है ये। बट इफ योर एक्शंस आर सच, एवरीवन, मैं आपसे एक बात बताऊं, मैंने एक सर्वे किया 9/11 के बाद कराची आके, 500 पीपल आई आस्क्ड कि ये 9/11 के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको शॉक होगा कि देयर वाज नॉट वन पर्सन हु सेड दैट ये बहुत गलत हुआ। वो कह रहे थे कि साहब ये तो यहूदियों ने किया, ये तो कंस्पिरेसी है। और फिर आप अंदाजा लगाइए, कह रहे क्या तारिक साहब, क्या मुसलमान इतनी नॉलेज रखता है कि ये कर लेगा? यानी दे वर यूजिंग देयर इन एजुकेशन टू देयर डिफेंस। हम तो बेवकूफ लोग हैं, हमें तो बाइसिकल ही बनानी आती है, हम कैसे 9/11 करेंगे? सो when we know Khalid Sheikh Mohammed is a Pakistani, the mastermind behind 9/11, that Osama bin Laden was in Pakistan, वो बुर्का पहन के पाकिस्तान आ गया था, पाकिस्तान मिलिट्री ने उसको कवर दिया। हमें पता है हाफिज सईद कौन है, हमें पता है तमाम लश्कर तैयबा वाले कौन है,
सारे कश्मीर के टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए, उसके बाद हम भोले बन जाएं? क्या हमें क्या पता कौन कर रहा? आपने कभी सुना टर्किश कोई कर रहा हो, कोई इंडोनेशियन कर रहा हो, या ईरानियन कोई कर ये इंडिया में आके हिंदुओं को मार रहा हो? ये ठेका पाकिस्तानियों ने लिया हुआ है। जब तक मुस्लिम अपने नॉन मुस्लिम के नेबर के साथ इक्वालिटी से नहीं देखे और अपने आप को सिटीजन समझेगा सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट का, ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तारिक जी, आपने अभी कहते हैं हम मदीना की रियासत बनाएंगे पाकिस्तान में। डू यू इमेजिन दैट any politician would say that we want to turn our country into 7th century? अगर 12th कहता तो भी मैं कहता सर नंबर मिक्सअप हो गए 21st और 12th में। That dim-witted person said we want to go back to the 7th century. कौन सुनेगा उसकी बात? और ये इस्लामोफोबिया, it is a word invented by radical Muslims to silence the critics of Islamism. And Islam is different than Islamism. Islamism is the use of Islam for political agendas. मेरी दादी को या नानी को नमाज पढ़ने से किसी ने नहीं रोका, ना उनको पता था कि सियासत क्या होती है। लेकिन जब आप मुस्लिम ब्रदरहुड, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, जमीयत उलमा हिंद, देवबंदी, आप सोचिए देवबंदियों ने पूरी तालिबान मूवमेंट इजाद की विदाउट इवन मीटिंग ईच अदर। हाउ डेंजरस इज दिस? द एंटायर तालिबान इज बेस्ड ऑन द देवबंदी मूवमेंट। तारिक जी, अभी आपने मुसलमानों के नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ परसेप्शन की बात की। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। अब से चंद महीने पहले भारत में बड़ा बवाल मचा। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया पैगंबर के बारे में, और जिस पर काफ़ी विवाद हुआ, और जिन लोगों ने उस बयान का समर्थन किया उनकी हत्याएं की गई। एक राजस्थान में मामला सामने आया, महाराष्ट्र में मामला सामने आया, कुछ और जगहों पर भी हत्या के प्रयास हुए। और ये एक तरह की कैंपेन के तौर पर ये बात कही जाने लगी, सर तन से जुदा, यानी कि जो भी पैगंबर का अपमान करेगा या फिर उसका अपमान करने वाले का समर्थन करेगा, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में मुंबई में एक मुहिम लॉन्च हुई है, कुछ मुस्लिम नौजवानों ने इस मुहिम को लॉन्च किया है, प्रॉफिट फॉर ऑल। और इस मुहिम के तहत ये करने जा रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बीच में जाना है, और जो गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में या पैगंबर के बारे में, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना है और सही बात बतानी है। और साथ में इस मुहिम के तहत ये भी होने वाला है कि जो हर मुसलमान अपने किसी नॉन मुस्लिम दोस्त को, परिचित को लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए बुलाए और उससे इन विषयों पर बात करे, बिना इस उद्देश्य के कि उसको कन्वर्ट कराना है। सिर्फ उसके मन में अगर कोई गलत फहमी है इस्लाम के बारे में या पैगंबर के बारे में, तो उसको दूर करना है। क्या आपको लगता है कि इस जैसी मुहिम प्रभावी होंगी, और अगर प्रभावी होंगी तो क्या इनको और व्यापक पैमाने पर होना चाहिए? नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। another move to lie. हमें मुसलमान होते हुए पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी तारीख में सर तन से जुदा तो हमने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली ने किया। हमने उनकी फैमिली को नहीं छोड़ा, और उनको बचाने के लिए सिंध से, जिसको हम कहते हैं हुसैनी ब्राह्मण, वो आए थे बचाने के लिए। हम तो वो भी नहीं बताते। अगर ये सब बताएंगे तो देन इट इज राइट, बट ये सब वही देवबंद का झूठ लेके हिंदू नेबरहुड के अंदर जाके कहेंगे कि साहब ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम बड़े नेक लोग हैं। भैया आप तैमूर को कंडेम करिए पहले, आप कहिए औरंगजेब वाज अ मैस मर्डरर, पहले ये कदम उठाएंगे फिर। देखिए औरंगजेब ने अपने भाई को मारा इसलिए कि दारा शिकोह ने उपनिषद की फारसी में ट्रांसलेशन की। इस भाई साहब को गुस्सा आ गया, अपने बड़े भाई की गर्दन काट के he brought his head and kicked him towards his father, जिसको उसने बंद किया फिर, और भाई का कत्ल किया। इस्लाम अगर है तो मर्डर का
सजा तो डेथ है ना, तो दे शुड हैव हैंग औरंगजेब। बट उसकी जनाजे, उसकी कब्र पे तो लोग चादरें चढ़ाते। तो हरकतें हमारी ये हैं, हम पहले माफी मांगे कि हमसे बहुत गलतियां हुई। हमको कोई हक नहीं कि हिंदुस्तान पे हमला करे मोहम्मद बिन का या महमूद गजनवी सोमनाथ को तोड़े और हम बच्चों को कहें फखर से कि महमूद गजनवी इज वाज अ ग्रेट हीरो ऑफ इंडियाज मुस्लिम, ही इज अ क्रिमिनल। तारिक जिस जी, दिन हम ये कहेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम एंड गजनवी वर क्रिमिनल, उस दिन हमारी बात सुनी जाएगी। 1947 पार्टीशन के वक्त जो मुसलमानों की सोच थी, हिंदुस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम जो अलग अपना एक देश बनाना चाहते थे, तो वो लीडिंग टू पार्टीशन, तो वो और आज की तारीख और जिसका हमने पहले PFI के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जिसका हमने जिक्र किया कि 2047 मीन्स 100 ईयर्स आफ्टर पार्टीशन, हम फिर एक बार उस दिशा में जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। देखिए मेरी बात, जो आज पाकिस्तान है ना, इसका पाकिस्तान मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में मुस्लिम लीग कभी नहीं जीती, सूबा सरहद कांग्रेस जीती, खान अब्दुल गफ्फार खान की गवर्नमेंट। बलोचिस्तान आजाद मुल्क, सिंध के अंदर अल्लाह बख्श चुमरों की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जो आपके अलीगढ़ से आए उर्दू बोलने वाले बांके और असैसिनेट कर दिया उन्हें। और GM सैयद के नाम पे सिंध का एक वोट लेके सिंध इंडिया से हटा के पाकिस्तान में किया, बाय लाइंग टू दैट मैन कि आपके सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी होगी सेंटर के पास, बाकी सिंध के पास होगा। एंड देन दे मेड कराची द कैपिटल एंड प्रोहिबिटेड सिंधी एज अ लैंग्वेज। सर अभी आपने मिस इन्फॉर्मेशन और इसकी बात की, लेकिन आपके ऊपर एक जो बड़ा एलिगेशन होता है कि आप सिलेक्टिवली कई बार मिस इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे आप प्रसारित करते हैं, पोस्ट करते वो हैं। मुझे काउंटर कर दे, मैं रोक तो नहीं सकता। फेसबुक पे मुझ पे बैन है ना, तो जो जितनी गालियां देनी है कि मैं इंडिया का रॉ का एजेंट हूँ, देते रहे। मैं तो खुद कहता हूँ, इतना माल आता है इंडिया से, मेरे पास गिराज भरा हुआ है डॉलर से, इजराइल से भी आ रहा है, हर कोई मुझे ही दे रहा पैसे। नहीं वो तो हमें सच सुनने की आदत नहीं रही। सर सच अब मैं किसी को कहूँ कि मुसलमानों ने मारा प्रॉफिट की फैमिली के बच्चों को और उनको बचाने के लिए हिंदू आए, तो वो कहेंगे ये देखिए वन साइड बात कर रहा है। मैं तो सच बोल रहा हूँ। आपको झूठ बोलने की आदत है ना कि आपके हिंदुओं का क्या ताल्लुक। वो हुसैनी ब्राह्मण कौन लोग हैं जो आज भी मुहर्रम मानते हैं, मनाते हैं? नहीं, लेकिन सर बात एक ये है कि मतलब मिस इन्फॉर्मेशन हो या जो एक्सट्रीमिज़म हो, कोई एक करे तो दूसरा उसी तरह से अगर रिएक्ट करे, और यहाँ से भी एक्सट्रीमिज़म उधर से भी एक्सट्रीमिज़म, अगर आप एक ही तरह के एक्सट्रीमिज़म को हमेशा अगर तलवार की धार पे रखोगे तो आपके बारे में भी उससे सवाल, आपके बारे में सवाल तो उससे खड़े हो ही जाएंगे। तो आपके लिए क्या ये, आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको दोनों एक्सट्रीमिज़म को एक तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए? देखिए, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है उसके अगेंस्ट पूरा इंडिया, तो ऐसा तो नहीं कि बजरंग दल इलेक्शन जीत रही है। हिंदू महासभा तो नहीं बैठेगी ना वहां पे दिल्ली के अंदर कंट्रोल किए हुए सबको। वो बीजेपी के लोग जो मुझे अमृतसर में बंद कर दिया था कि ये पाकिस्तान का वो है, स्पाई आया है क्रॉस दी बॉर्डर, 4 घंटे बंद करके फिर किसी ने बताया नहीं भैया ये वो नहीं है, वो और था। So the point is that within the Hindu community, there is enough criticism of within the community against the fundamentalists. आपके यहाँ कहीं राइट हो मुसलमानों के अगेंस्ट, so that for every Muslim who stands up, there are 10 Hindus who say it is wrong. पाकिस्तान से 20% हिंदू पॉपुलेशन गायब हो गई. Do you know of anyone who stood up?
तो एक नाम बताइए जिससे कहा हो कि जो सिंध में हिंदू बच्चियों को मुसलमान किया जा रहा है अगेंस्ट देयर विशेस, वो गलत है। तो फिर मैं क्यों अपनी जिम्मेदारी ना समझूं? और मैं तो हो गया हूँ 73 का, आप तो मेरी भी तन से जुदा कर देगा गर्दन, उसको ठंड पड़ जाएगी, कर दे। 2014 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आ गए हैं, तब से आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव हुए हैं? एक अपोलोजेटिक एक हिंदू की जो छवि थी वो कहीं दूर हुई है, ऐसा आपको लगता है कि वोट बैंक या मुस्लिम वोट बैंक के बगैर भी हम जीत सकते हैं या सत्ता पा सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आया है? उसका भी थोड़ा बहुत रिसाव ये पूरा सोशल एलिमेंट्स में हमें दिखाई देता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर मैं इंडिया में होता तो आई वुड हैव बीन विद द सीपीआई। मैं लेफ्ट विंग आदमी हूँ, मार्क्सिस्ट हूँ, लेकिन ये मैं बताऊं कि बीजेपी को मुसलमानों में बहुत सपोर्ट, लेकिन वो आके पब्लिकली कहते नहीं। आप वो जो हमारे यूपी के है ना चीफ मिनिस्टर योगी जी, उनके दफ्तर में स्पेशल दफ्तर है जो सिर्फ मुसलमान औरतों के प्रॉब्लम्स एड्रेस करता। यू वोंट नो दिस, दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू हिम एंड पीपल आर नॉट वोटिंग अगेंस्ट बीजेपी के वो हिंदू पार्टी समथिंग। बात सारी ये है कि इंडियन हिंदू आज की कमर जरा सी स्ट्रेट है। वो G7 में भी बैठता है, मोदी जी हिंदी में गुजराती में बात भी कर लेते हैं। वो एयरपोर्ट पे खड़े खड़े किसी को कहा बहन जी केम छो, वो ही रेकग्नाइज समवन, ही हैड नो एम्बैरेसमेंट स्पीकिंग टू हर इन गुजराती। ये कॉन्फिडेंस था। कंपेयर दैट टू नेहरू जी हु वांटेड टू ऑलवेज प्रूव दैट ही वाज वेस्टर्न एजुकेटेड। और अपने जो थे कांग्रेस के जो थे हमारे पाकिस्तान में आपके जो प्राइम मिनिस्टर, वो जो क्या नाम था, फाइनेंस के गुरु समझे जाते हैं, वो इतने एम्बैरेसिंग थे कि G20 की मीटिंग में 19 लीडर चले गए, बाद में पता लगा 20वां नजर नहीं आ रहा है, तो वो सरदार जी पीछे आ रहे हैं कोई अकेले। मोदी जी होते सबसे सामने। अब वो उनका स्टाइल है, नॉट नेसेसरीली आई एग्री एवरीथिंग दैट ही सेज, बट ही हैज पुट इंडिया इनटू अ फ्रेम ऑफ माइंड वेयर पीपल कैन नॉट डिनाई। अब मुझे आप बताइए G20 होगा श्रीनगर में, ये कौन कर सकता था? इट्स अ बिग गैम्बल। एंड पाकिस्तान क्या करेगा? So he has certain accomplishments that you have to recognize, and he has never invoked his Hinduness on any Muslim minority community. जबकि उनके अगेंस्ट आप देखिए, जैसे AIMM वाले 24 घंटे गालियां देते हैं मोदी जी को या उनके पार्टी को। अभी जो लेस्टर में हुआ है इंग्लैंड के अंदर राइट, उसमें एक प्रोपेगेंडा के जी वो RSS और बीजेपी के लोग आ गए। अरे तो तुम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के नहीं हो क्या? इमरान खान को नहीं सपोर्ट करते हो क्या? तो एक चीज मैं आपसे पूछी थी जो मैं रह गया कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियन अब भी डिफेंस खेलता है। और आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि वॉशिंगटन में an Indian American who was a prosecutor, very high position, he felt that he had to prove his Americanness by taking down the Indian counsel, vice counsel, I think, उसका नाम था देवयानी कोबर, सेक्रेटरी लास्ट नेम। उसको इल्जाम लगा दिया कि तुमने अपनी मेड को बिलो मिनिमम वेज पे किया। आपके तो 25 CEO हैं इंडियन यहाँ पे US में, किसी एक की कभी मुंह खुलता है की बात पे? नेवर। आपके बॉम्बे बॉर्न राइटर सलमान रुश्दी की आंख में चाकू डल जाता, कोई आया इंडियन की डिफेंस में? नो।
मेंबर ऑफ कांग्रेस लाइन ऑफ कंट्रोल पे आती है सोमाली हिजाबी, और वो आके इंडिया के अगेंस्ट बोलती है और यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन डालती है अगेंस्ट इंडिया। जो इंडियन बॉर्न मेंबर्स ऑफ कांग्रेस है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया क्या? किसी इंडियन अमेरिकन ने जाकर उसके मिनेसोटा के दफ्तर में कहा, हाउ डेयर यू डू दिस, पाकिस्तान इज अ डिक्टेटरशिप एंड यू लेक्चर इंडिया अबाउट डेमोक्रेसी? नोबडी वेंट। सब एमपी करने के चक्कर में किसी तरह पर्सनल वेल्थ हो जाए, रिटायर हो जाए, सीईओ बन जाए। इसके कंपैरिजन में आप देखिए पाकिस्तानियों को, वो टैक्सी वो चला रहे होंगे लेकिन यूएन के सामने खड़े होंगे प्रोटेस्ट में। सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस इन द एग्रेसिव नेचर of the Pakistani Muslim, to some degree Indians as well, and the defensive nature of the Indian Hindu who says के झगड़े करने का वक्त नहीं है, आराम से इसी खालिस्तानी इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हुए अपना धंधा चला रहे हैं। सर, एक अलग सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने शुरुआत में बताया कि आपके पेरेंट्स मुंबई में थे, बॉम्बे में थे और आप कराची में थे, तो आपका चाइल्डहुड कैसा था और घर में आपके कैसा एटमॉस्फेयर था? मतलब उनके विचार क्या थे, आपको बचपन में क्या बताया था, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं कराची में एक इलाका था नाजमाबाद, or that was a new district which was constructed to accommodate हिंदुस्तान से जो आ रहे थे, यूपी बिहार से लोग या हैदराबाद, दक्कन, भोपाल, वो आके वहाँ सेटल हो रहे थे। मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंट देयर, और वहाँ जो लोग पंजाबी होते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था, और 5 किस्म की उर्दू बोली जाती थी वहाँ। हैदराबादियों की अलग, बिहारियों की अलग, लखनऊ वाले दिल्ली का मजाक उड़ाते, दिल्ली वाले लखनऊ का मजाक उड़ाते थे। सो आई ग्रू अप इन एटमॉस्फेयर दैट वाज टिपिकली नॉर्दर्न इंडियन। यानी हम घर में पंजाबी नहीं बोल सकते थे क्योंकि पंजाबियों का मजाक उड़ाया जाता था। क्या वो क्या कहते थे महाराज तो, पंजाबी गोल गड्ढा, यानी वी आर स्टूपिड पीपल। तो इसीलिए आज आप देखिए पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ उर्दू बोलते हैं। दे आर वेरी सीरियस, हैव अ सीरियस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि उनकी जबान पंजाबी है। सो दे ऑल स्पीक वेरी बैड उर्दू, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट आई ग्रू अप इन अ महल्ला दैट वाज इंडियन इमिग्रेंट, वंडरफुल एजुकेटेड पीपल। हमने गुल्ली डंडा खेलना वहाँ सीखा, क्रिकेट वहीं सीखी, लोगों के घरों के शीशे तोड़े, वो क्रिकेट की बॉल से खेलते थे। लाइफ वॉज वेरी गुड। लेकिन स्कूल जो मेरा था दैट वॉज अ कैथलिक स्कूल, और वहाँ कराची के जो गोर पॉपुलेशन थी उसकी रिप्रेजेंटेशन थी। कराची में ज़ोरास्ट्रियंस बहुत थे, और ये आपके मारवाड़ी और मलाबारी। Karachi was a cosmopolitan city. You cannot believe how beautiful it was. इसका लॉ था कि 3 फीट से ऊपर बाउंड्री वॉल नहीं हो सकती। ये म्युनिसिपल लॉ था। यानी क्राइम रेट was so low, सोचता नहीं था कि किसी घर में आकर चोरी करे। अच्छा, फिर क्योंकि ज़ोरास्ट्रियन गोंद प्रेजेंट थी, तो जो डाउनटाउन का एरिया था ये उनका कल्चर डोमिनेट करता था। वहाँ म्यूजिकल बैंड थे, पॉप ग्रुप थे, कव्वाली वाले भी आए हुए थे। इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद इस्लाम आया पाकिस्तान में, जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। भुट्टो साहब का प्रॉब्लम था कि उनकी माँ हिंदू थी, तो ही ऑलवेज वांटेड टू प्रूव मोर मुस्लिम देन द मुस्लिम। तो उन्होंने संडे अबॉलिश कर दिया, हॉर्स रेसिंग अबॉलिश कर दी, उन्होंने जिंदगी हराम कर दी। So by 78 I left that country
If I had to live in an Islamic country, why not go to Saudi Arabia? हज भी करूँ तो 2 हज भी किए, 10 साल वहाँ रहा. And I learned a lot about Islamic history in Saudi Arabia, which I would never learn in Pakistan. सर, आपने कराची के बारे में बहुत कुछ बता दिया. कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी आपने बता दिया. जैसे हमारी मुंबई है वैसे ही कराची है. दूसरा, कराची से मुंबईयों का या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का यानी महाराष्ट्र स्टेट का जो रिश्ता है, बेटर था, जो रिश्ता है बेटर था. सर बताओ मैं आपको क्यों नहीं, वही मैं पूछने जा रहा हूं कि वहां पे बहुत सारे मराठी स्पीकिंग भी लोग हैं. और मेरी खुशनसीबी ये है कि 2004 और 2006 में मैं वहां पे हो आया हूं. तो आपने कभी वहां का गणेशोत्सव और दूसरे कोई फेस्टिवल जो मराठी फेस्टिवल है उसमें शामिल होने का आपको मौका मिला कभी? सर मैं बचपने से बागी हूँ. आई वाज 17 व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू प्रिजन. तो मैं तो 65 की जो वॉर खत्म हुई ना, तो मैं डेली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था कॉलेज में. वो वॉर के बाद इंडियन न्यूज़पेपर्स बंद हो गए. तो देन आई यूज्ड टू गो टू द ब्रिटिश काउंसिल, वो पुरानी कराची में था, पढ़ने के लिए कि दुनिया में हो क्या रहा. एंड देन आई फाउंड आउट कि कराची के पुराने इलाकों में रामस्वामी था, लियारी था, जहाँ लार्ज हिंदू पॉपुलेशन. उनके फेस्टिवल होते थे, लेकिन they were all fearful and they were all wanting to leave at some stage. आपके सोसाइटी है कराची के गए हुए लोग जो दिल्ली के पास कहीं वो औरतें हैं मोस्टली. 52 में दे माइग्रेटेड टू पाकिस्तान. क्या उनको कहते हैं, बट आई फॉरगेट. महाराष्ट्र से कोंकणी बहुत है. It was absolutely wonderful. मेरे नेबर्स जो थे इन नाज़िमाबाद, they were a Hindu family. अच्छा, वो डर के रहते थे. तो हमको ये नहीं समझ में आता था डर के क्यों रहते, क्योंकि वो बच्चे जो थे उनसे कहा, पप्पा ने कहा कि झगड़ा नहीं करना. अरे हम सब कर रहे हैं, बंटे चोरी कर रहे हैं, लट्टू चोरी कर रहे हैं, वो गुली डंडे में डंडा मार रहे हैं. वो बेचारे डरे रहते थे बिकॉज दे वर प्लानिंग टू मूव टू इंडिया एंड उनके पेपर्स नहीं हो रहे. बट एज बच्चे हमें नहीं पता था कि हिंदू या मुसलमान में फर्क क्या. We really didn't know that. तो अब क्या करें सर, ये तो पार्टीशन की बदनसीबी है ना कि हमारे बचपना हमसे छीन लिया. Sir, I have 2 questions for you. First one, हाँ, भारत और पाकिस्तान, यस, भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन जिस तरह भारत में एक लोकतांत्रिक देश बना उस तरह पाकिस्तान क्यों नहीं बन सका. एंड द सेकेंड वन इज, पाकिस्तान को एक तो पहला आइन बनाने को 10 साल लगे, उसके बावजूद भी उनको बाद में वापस 3 बार आइन क्यों बनाना पड़ा? वो इसलिए कि जिना साहब को ठेका मिला था अंग्रेज से पार्टीशन कराने. एंड जिना was very handsomely paid for that duty, and he had asked Mr. Nehru that he was coming back to retire in Bombay. He had no links to Pakistan. He couldn't speak Urdu. He couldn't speak Hindi. He was too ashamed to speak in Gujarati, which was his mother tongue. So there was no connection between Muhammad Ali Jinnah and what is today Pakistan. His Muslim League never won an election in Punjab. सिंध में नहीं जीती, बलोचिस्तान में नहीं जीती, फ्रंटियर में नहीं जीती. They only won in Bengal and the Muslim districts of UP, Bihar, Bombay, Madras. पाकिस्तान बनाया यूपी बिहार के मुसलमानों ने, फिर वो रह गए वापस. और फिर हमें कहा कि आप उर्दू बनाइए हमारी लैंग्वेज. सिंधियों को बोला कि जिसको उर्दू नहीं आती है उसको जॉब नहीं मिलेगी. All Pashtuns were unemployed. बलोच, सिंधी एंड पंजाबी पाकिस्तानी तो इस कदर ढीठ आदमी, आपने सुना होगा कैसे उर्दू बोलते. उन्होंने खुद लिख दिया हमारी मदर टंग उर्दू है. They can't speak Urdu, but they talk in Urdu because they're ashamed of their mother tongue. So you cannot develop a human society
at any level, social or industrial, where you doubt your own self. बंगाल को तो इसीलिए बंगाल का टका आज पाकिस्तान रुपये से ज्यादा. The Bengalis know their mother tongue is Bengali. उनको जिन्ना साहब इंग्लिश में जाके कह रहे योर स्टेट लैंग्वेज इज गोइंग टू बी उर्दू, जो वो खुद नहीं बोलते. कहाँ से बॉम्बे का था, आपकी गलती है सारी. भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन जिस तरह भारत में एक लोकतांत्रिक देश बना, उस तरह पाकिस्तान क्यों नहीं बन सका? वो इसलिए ये जिन्ना साहब को ठेका मिला था अंग्रेज से पार्टीशन कराने, एंड जिन्ना was very handsomely paid for that duty, and he had asked Mr. Nehru that he is coming back to retire in Bombay. He had no links to Pakistan. He couldn't speak Urdu. He couldn't speak Hindi. He was too ashamed to speak in Gujarati, which was his mother tongue. So there was no connection between Muhammad Ali Jinnah and what is today Pakistan. His Muslim League never won an election in Punjab. Sindh में नहीं जीती, बलोचिस्तान में नहीं जीती, फ्रंटियर में नहीं जीती. They only won in Bengal. And the Muslim districts of UP, Bihar, Bombay, Madras. पाकिस्तान बनाया यूपी बिहार के मुसलमानों ने, फिर वो रह गए वापस, और फिर हमें कहा कि आप उर्दू बनाइए हमारी लैंग्वेज. सिंधियों को बोला कि जिसको उर्दू नहीं आती है उसको जॉब नहीं मिलेगी. All Pashtuns were unemployed. बलोच, सिंधी एंड पंजाबी पाकिस्तानी तो इस कदर ढीठ आदमी, आपने सुना होगा कैसे उर्दू बोलते हैं. उन्होंने खुद लिख दिया हमारी मदर टंग उर्दू है. They can't speak Urdu, but they talk in Urdu because they're ashamed of their mother tongue. So you cannot develop a human society at any level, social or industrial, where you doubt your own self. तारिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि बार बार जब भी सवाल होता है, अभी ईरान इराक में जो आंदोलन चल रहे हिजाब के अगेंस्ट, कर्नाटक में भी भारत में हुआ, पाकिस्तान में चलता रहता है, हमेशा बात आती है तो इस्लाम की बात आती है. वाकई आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम खतरे में है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? नहीं, इस्लाम क्यों खतरे में हो? बार बार बताया जाता है वैसा. देखिए, गारंटी अल्लाह ने ली है तो मुसलमानों को तो आराम से बैठ जाना चाहिए. You cannot have two theories that are contradictory to each other. If Allah has said in the Quran that I will take care of my faith, तो भाई तुम घोड़ा गाड़ी चलाओ, स्कूटर चलाओ, टिफिन बांटो, पंक्चर लगाओ, डॉक्टर बनो, फिलोसफर करो, प्रेसिडेंट बनो इंडिया के, किसी ने नहीं रोका. तो इस्लाम कहां से खतरे में आ जाता है? जब देखो किसी डिक्टेटर का होता है, वो कहता है इस्लाम खतरे में आ गया. पूरी शेख मुजीब की फैमिली को स्लॉटर कर दिया ढाका में, एंड दे वर ISI ब्लैक फैक्ट जिहादी. सर मेरा भैया, अल्लाह अगर आप बिलीव करते हैं इस्लाम में, द मुस्लिम हैज टू डू हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज नेबर. पहले सच बोले, उसके बाद जो 5 हमारे बेसिक्स हैं मुसलमान के, वो हज करे, रोजा रखे, नमाज पढ़े और दैट्स इट. ही शुड बिलीव इन वन क्रिएटर. खत्म हुआ, बिग बैंग में बिलीव कर ले. सर वही अल्लाह, वही है भगवान, वहीं से शुरू हुआ था, एंड द वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग. हमें तो अब पता है ना कि 20,000 ईयर्स तक हमें नहीं पता चलेगा कि हाउ आवर गैलेक्सी इज एक्सपैंडिंग. सर आखिरी शायद सवाल होगा ये कि हम अभी ईरान में जो हो रहा है वो देख रहे हैं. क्या आपको लगता है कि उसके जो उस तरह की चीज़ें बाकी जो अरब देश है यहाँ पे भी आ सकती है, उस तरह का माहौल वहाँ भी बन सकता है कि वो ईरान तक सीमित रहेगा? और जो वहाँ चल रहा है, क्या आपको लगता है कि वहाँ की महिलाओं को उसमें
सक्सेस मिलेगा जो मुहिम वो चला रही है उसमें? देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ सऊदी अरेबिया। मैं वहाँ 10 साल रहा। सऊदी अरेबिया में बच्चियों को ये होता था कि वहाँ की घुटन से निकलने के लिए वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती थी। ऑब्वियसली द वेल टू डू फैमिलीज डू दैट। ये बच्चियां जो गई, इन्होंने सोशल साइंसेज में मास्टर्स किया, पीएचडी किया, सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस में, जनरल हिस्ट्री में, आसान सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स या बिजनेस या अकाउंटिंग में नहीं। ये फिर वापस आके इनके शादियां हुई, बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक क्राउन प्रिंस MBS है। इफ द मदर इज एजुकेटेड, द रेस्ट ऑफ द जनरेशन विल बी एजुकेटेड। आपकी मुसलमान औरत मेवट में बंद हो रही है और सऊदी अरेबिया की औरत जो है वो अमेरिका से मास्टर्स करके आके बैठी हुई है। उनके बच्चे तो एनलाइटेंड होंगे ना। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे एडिटर हैं सऊदी अरेबिया में, दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात कही। कहते तारिक, तुम्हारी किताब के 10 कॉपीज वो एक प्रिंसेस है वो अमेरिका से लेके आई और उन्होंने कहा टू रीड दिस बुक, एक कोई इजिप्शियन राइटर है उसने लिखा। तो वो हमारे दोस्त ने कहा इज नॉट इजिप्शियन, इज पाकिस्तानी। जो सऊदी प्रिंसेस थी उसके जहन में स्टीरियोटाइप ये था इससे पाकिस्तानी कैन राइट बुक्स, फिगर आउट। उसके सामने पाकिस्तानी कैब ड्राइवर हो सकता है, लोडर हो सकता है, मैकेनिक हो सकता है, बूट पॉलिश कर रहा, पंक्चर लगा रहा है, ये सब था। पाकिस्तानी वाज नथिंग मोर देन दैट। या पाकिस्तानी जाके सऊदियों को इस्लाम पढ़ाते हैं, जैसे आपके रजा अकेडमी वाले बॉम्बे में जो हैं, उन्होंने कहा वो क्राउन प्रिंस को इस्लाम नहीं पता, हम बताएंगे क्या। तो उनकी इमेज भी ये है कि वो तो समझते ही नहीं है कि यहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान से कोई अकल बात निकलेगी या नहीं निकलेगी। सो वी हैव अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस टू ब्रेक सर्टेन स्टीरियोटाइप। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता क्योंकि आप फैसिलिटेट कर सकते हैं पीपल लाइक अपने जो केरला के गवर्नर हैं या जनरल अता हसनैन हैं, सबूई खान हैं, अंबर जैदी हैं, इन बेतहाशा मुसलमान हैं। जो मैं जो प्रोग्राम करता था फतेह के फतवा, आई मेट ओनली मुस्लिम। मेरे शो पे नॉन मुस्लिम नहीं आते, बट इट वाज ऑलवेज 50% ऑफ द पीपल अगेंस्ट द मुल्ला, बट दे वुड ऑलवेज से हम आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जब किसी इंडियन मीट पर कुछ चाहिए होता तो मुल्ला ले आते। लेकिन ईरानी महिलाओं को सक्सेस मिलेगा सर? इसको सॉरी, ईरानी जो महिलाएं वहां कर रही है संघर्ष, उसका अल्टीमेटली कहाँ जाएगा सर? वो देखिए एक चीज हो सकती है, वर्स्ट और द बेस्ट आउटकम ये है कि जो कर्डिश साइड है ईरान की और जो बलोच साइड है वहां पे फैल गया है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ईरान में सिर्फ पर्शियंस नहीं रहते, कर्डिश हैं, तुर्कमेन हैं, अरब्स हैं और बलोच हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इट्स अ कंट्री वाइड अपराइजिंग। हिजाब इज जस्ट द सिंबल। जैसे हमारे यहाँ गदर के अंदर वो एक था ना जो टांगा गया था, उसको याद करो, मंगल पांडे को याद करो हम कहते थे, तो सिंबल बन गया हिजाब। बट द रेवोल्यूशन इज अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ द मुल्ला। आपको मैं एक बड़ी अजीब बात बताऊंगा, यू माइट नॉट बिलीव इट, दैट ईरान में सुप्रीम लीडर जो है ही कैनॉट बी ऑफ पर्शियन ओरिजिन, he has to be of Arab origin. And do you know how you find the difference? The Arab wears a black cap and the Persian is not supposed to wear a black cap. वो सफेद टोपी पहनता, तुर्कमन नीली टोपी पहनता। जब सोसाइटी इतनी प्रिमिटिव हो जाए तो लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत अपराइजिंग होती है। पानी 98 डिग्री पे उबलने लग जाता है। अब को जाके स्टोव बंद कर दे वो और बात है,
लेकिन अगर आग लगी रही तो पानी उबलेगा। एंड आई एम होपफुल, बट अगर वो हार भी गई बच्चियां तो आज नहीं तो 100 साल बाद तो आपकी गीता में ही है ना कि डोंट हैव एक्सपेक्टेशन। आपका काम है काम करना, कर्मा कहते हैं ना उसे, वो किए जा रहे हैं बस। हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, रिजल्ट खुद आएगा। तारेक फतेहजी, अवघ्या जगामध्ये सध्या धर्म आणि विचारसरणी याच्या आधारित राजकारण आणि समाजकारण आकार घेत असताना आपल्याच धर्माकडे आणि त्या धर्मानं दिलेल्या विचारसरणीकडे चिकित्सक वृत्तीनं पाहण्याची गरज निर्माण झालेली आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासून तुम्ही ते करताय। अर्थात ते करत असताना, ठामपणे मांडत असताना त्याची एक किंमत मोजावी लागते, जी सुद्धा तुम्ही अनेकदा मोजलेली आहे। आणि हे सगळे तुमचे विचार आज तुम्ही एबीपी माझाच्या माझा कट्टा या कार्यक्रमामध्ये येऊन मांडलेत, सगळ्या प्रश्नांना दिलखुलासपणे उत्तरं दिलीत, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए और आपके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। अब मैं बॉम्बे आऊंगा मिलने आप, और अब जब आएंगे तो जरूर हमारे स्टूडियो में आइएगा। नहीं, थोड़ी सी मराठी भी सीखूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद। आणि आजच्या माझा कट्टा या कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्या आणि घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।